आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। जो हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े या पोशाक, जो ड्रेस हम पहनते हैं, वो कपड़ों से बनी होती है, फैब्रिक से बनी होती है, और वो कपड़े रेशों से बने हुए होते हैं। हम रेशों के बारे में पिछली 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं, छठी और 7वीं क्लास में। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वहीं जो रेशे रासायनिक तौर पे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, उनको संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशों के कुछ उदाहरण जैसे कपास, ऊन, सिल्क या रेशम है। वहीं पर संश्लेषित रेशों के उदाहरण है हमारे पास रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। अब से पहले वाली कक्षाओं में हम प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संश्लेषित रेशों की डेफिनेशन को समझते हैं, वो क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसको समझते हैं। जिस तरह मनकों से एक एक मनके से माला बनाई जाती है, उसी तरह से छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों को मिलाकर बहुलक बनते हैं। बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पोली प्लस मर। पोली का अर्थ होता है बहुत सारे, मर का अर्थ होता है इकाई। अर्थात जो मैं आपको बता रहा हूं कि छोटी छोटी रासायनिक इकाई, बहुत सारी छोटी छोटी रासायनिक इकाई मिलके जो बनाती हैं, उसको हम बहुलक कहते हैं। और यही बहुलक जो है वो संश्लेषित रेशे बनाते हैं। यही बहुलक संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। ये सवाल कई बार क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कपास जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है। कपास, कॉटन, सूती कपड़े जिससे बनते हैं वो सेल्यूलोज से बना होता है। और सेल्यूलोज ग्लूकोज का एक बहुलक है। इसका अर्थ है बहुत सारे ग्लूकोज मिलके सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। चलिए अब एक एक करके हम संश्लेषित रेशों को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो संश्लेषित रेशा हमने पढ़ना है वो रेयॉन है। रेयॉन को कृत्रिम सिल्क या कृत्रिम रेशम या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। उसके पीछे कारण है कि सिल्क जैसा ही होता है, लेकिन सिल्क प्राकृतिक होता है और ये रासायनिक तौर पे मानव निर्मित होता है। रेयॉन को किस तरह से बनाया जाता है? इसे लकड़ी की लुगदी से तैयार किया जाता है। लकड़ी की लुगदी को रासायनिक उपचार अगर देंगे तो हमें रेयॉन प्राप्त होता है। यह रेशम जैसा ही होता है, लेकिन यह रेशम से सस्ता होता है। अगर हम रेयॉन को कपास के साथ मिला दें, रेयॉन को अगर कपास के साथ मिला दें तो उसकी चादरें बनाई जाती है, चादर जो हम बिछाते हैं बेड पे या ओढ़ते हैं। अगर रेयॉन को ऊन के साथ मिलाते हैं तो उसके हम कालीन बनाते हैं। ऊन के साथ मिला के इनके कालीन बनते हैं, देख लीजिए कालीन। और अगर कपास के साथ रेयॉन को मिला देते हैं तो उसकी चादरें बनाई जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा संश्लेषित रेशा है हमारे पास वो है नायलॉन। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु द्वारा किया जाता है। नायलॉन की कुछ खास बात यह है कि यह बहुत ही मजबूत होता है, वजन में हल्का होता है, चमकीला होता है और धोने में आसान होता है। नायलॉन से रस्सियाँ, जुराब, कार की सीटें, पर्दे आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। और नायलॉन की मजबूती को देखते हुए इससे पैरासूट की रस्सियाँ और चट्टान पे चढ़ने वाली जो रस्सियाँ होती है वो बनाई जाती हैं। देख लीजिए पैरासूट की जो ये रस्सियाँ हैं ये नायलॉन की बनी हुई होती हैं। ये वाली जो रस्सियाँ हैं ये सारी नायलॉन की बनी हुई है। ये जो स्लीपिंग बैग होता है ये भी नायलॉन का बना होता है। नायलॉन बहुत ही मजबूत पदार्थ होता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा संश्लेषित रेशा है वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर कपड़े बनाने में आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इसके ऊपर सिलवटें नहीं पड़ती।
अगर आप एक कॉटन की शर्ट लेते हैं, सूती कपड़े की शर्ट लेते हैं, तो उसमें बहुत जल्दी सिलवटें पड़ जाती हैं, उस पे निशान रह जाते हैं, लेकिन पॉलिएस्टर के कपड़े पे सिलवटें नहीं आती। टेरिलीन नाम का एक पॉलिएस्टर है जिसके बहुत सारे कपड़े बनते हैं। ये जो आपको पिक्चर में कपड़े दिख रहे हैं ये सारे टेरिलीन और पॉलिएस्टर के कपड़े हैं। साथ में जो बोतल दिख रही है ये बोतल पेट बोतल कहलाती है। इस बोतल को हम पेट बोतल कहते हैं। आपने कई बार टीवी की एड में भी सुना होगा कि कोई भी पेय पदार्थ है उसके साथ वो बोलते हैं कि हमारा पेय पदार्थ पेट बोतल में आता है। पेट का अर्थ होता है पीईटी। पीईटी का पूर्ण रूप होता है पॉली इथाइलिन टर्थलेट, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है पॉली इथाइलिन टर्थलेट। इससे पानी की बोतलें बनाई जाती हैं, जो यहाँ पर आपको एक बोतल दिखाई गई है। इसके बाद एक और संश्लेषित रेशा है, एक्रेलिक बोलते हैं उसको। यह एक्रेलिक ऊन जैसा होता है, ऊन की तरह इसके गुण होते हैं। यह गर्म कपड़े बनाने में काम आता है। इससे एक्रेलिक से ऊनी कपड़े जैसे शॉल, स्वेटर आदि बनाए जाते हैं। ऊन के मुकाबले यह ज़्यादा टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, विभिन्न रंगों में अवेलेबल होता है। और आजकल जो आप जितने भी कपड़े देखते हो, ज़्यादातर जो कपड़े आते हैं सर्दियों वाले, जो स्वेटर जैसी या शॉल जैसी चीज़ें हैं, वो सब एक्रेलिक से बनी होती है, ऊन से बनी हुई नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऊन, जो प्राकृतिक ऊन होता है, वो महंगा पड़ता है, लेकिन एक्रेलिक जो है वो एक सस्ता ऑप्शन है उसके लिए। ठीक है। संश्लेषित रेशों के फायदे और नुकसान। संश्लेषित रेशों के सबसे पहले हम फायदे देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन इसका फायदा है कि ये प्राकृतिक रेशों के मुकाबले सस्ते होते हैं। ये काफ़ी समय तक चल जाते हैं, अर्थात ये टिकाऊ होते हैं। प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े या कोई भी वस्तुएं हम यूज़ करते हैं वो कम दिन चलती हैं, कम टिकाऊ होती हैं, लेकिन संश्लेषित रेशों के जो कपड़े या जो भी वस्तुएं होती हैं वो टिकाऊ होती हैं। इनका रख रखाव आसान होता है, इनको धोना बहुत आसान होता है और ये आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये गर्म होने पर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, तो इनको रसोई घर में और लैब में नहीं पहनना चाहिए। लैब में और रसोई घर में अगर ये पहनेंगे तो ये जल्दी गर्म होकर पिघल जाते हैं, इनको वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सलाह दी जाती है कि रसोई या लैब में हमें हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि रसोई में हम सूती कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए, हमें जो संश्लेषित रेशों से बने कपड़े हैं वो क्यों नहीं पहनने चाहिए। तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं थोड़े से तापमान में ही, इसलिए उनको रसोई घर में और लैब में नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर का दूसरा भाग है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों की तरह एक बहुलक होता है जिसमें छोटी छोटी इकाइयों को दो तरीके से जोड़ा जाता है। एक तरीका है कि सभी इकाइयों को एक रेखा में रख के जोड़ दिया जाए। दूसरा तरीका है उसको क्रॉस करके जोड़ दिया जाए। एक रेखा में जोड़ने का अर्थ है कि एक इकाई, फिर दूसरी इकाई, फिर तीसरी इकाई, इस तरह से हम एक लाइन में जोड़ देंगे। क्रॉस करने का मतलब है कि एक इकाई जोड़ी, उसके नीचे एक और इकाई लगा दी, उसके नीचे एक और इकाई लगा दी, इस तरह से क्रॉस करके बना दिया। इसका हम एक चित्र देख लेते हैं। जो ऊपर वाला है ये एक रेखा में जोड़े हुए बहुलक हैं। देखिए ये छोटी छोटी इकाइयां हैं, इनको एक लाइन में जोड़ा गया है। इसको हम अंग्रेजी में लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं, हिंदी में रैखिक व्यवस्था कहते हैं। वहीं दूसरा तरीका जो नीचे दिया हुआ है कि इकाइयों को क्रॉस करके जोड़ा हुआ है, इसको हम क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट कहते हैं। हमारे आसपास प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अगर अपने आसपास नज़र घुमाएंगे तो लगभग सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक की दिख जाएंगी। कोई बाल्टी है या कोई भी बर्तन है आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं बाथरूम वगैरह में, वो सब के सब प्लास्टिक से ही बने होते हैं। साबुन को रखने वाला डब्बा है या फिर रसोई में भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको इस चित्र में दिख रही हैं, सारी की सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। इसके बाद आता है प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्लास्टिक वो होता है जो आम हमें आसपास, अपने आसपास जो चीज़ें दिखती हैं,
ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर वह आसानी से पिघल जाता है या उसकी शेप जो है वो बदल जाती है, अर्थात वो विकृत हो जाता है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी। इनसे कुर्सी, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। जो प्लास्टिक थोड़ा सा गर्म होने पर बड़ी आसानी से पिघल जाता है उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें आपके सामने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें थर्मोप्लास्टिक से बनी होती हैं। वहीं एक दूसरा प्लास्टिक होता है जिसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इस प्लास्टिक को एक बार जो एक शेप दे दी तो उसके बाद उसको दोबारा पिघलाया या उसकी शेप को बदला नहीं जा सकता, उसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी आगे चल के दो भागों में बंटता है। एक को हम कहते हैं बेकलाइट और एक को हम कहते हैं मेलामाइन। हम एक एक करके समझते हैं कि बेकलाइट और मेलामाइन क्या है। बेकलाइट जो है, इसका इस्तेमाल जितने भी आप अपने घर में बिजली के स्विच देखते हैं या फिर कुकर या खाना बनाने के जो बर्तन है जैसे पतीला है चाय बनाने का, उनके जो हैंडल हैं वो बेकलाइट प्लास्टिक से बने होते हैं। क्या क्या चीज़ें? बिजली का स्विच और खाना बनाने वाले जो बर्तन हैं उनके हैंडल, ये सब बेकलाइट प्लास्टिक से बनते हैं। बेकलाइट प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है, क्योंकि यह जल्दी से अपनी शेप नहीं बदलता, पिघलता नहीं है, इसलिए इसको स्विच में और इन हैंडलों में यूज़ किया जाता है। वहीं जो दूसरा प्लास्टिक है मेलामाइन, इस प्लास्टिक का यूज़ नॉन स्टिक बर्तनों की परत चढ़ाने में। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनकी परत टेफ्लॉन की होती है, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन जो है वो एक मेलामाइन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। वहीं मेलामाइन से रसोई के अंदर जो बर्तन जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, इस टाइप के बर्तन बनाने में काम आता है। और जो फर्श में टाइल लगती हैं वो भी मेलामाइन प्लास्टिक से बनाई जाती है। मेलामाइन प्लास्टिक भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ प्लास्टिक के प्रकार को, क्योंकि ये वाला स्लाइड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थर्मोप्लास्टिक आम प्लास्टिक है जो अपनी शेप बदल लेता है। जैसे अगर कोई बोतल है उसके अंदर हमने पानी डाल दिया थोड़ा गर्म, तो वो अपनी शेप बदल लेगी, पिघल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो वो थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है। इससे कुर्सी, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। वहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, इसको एक बार जो शेप दे दी उसको फिर दोबारा बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह जल्दी से ख़राब नहीं होता। इसके दो प्रकार होते हैं, एक बेकलाइट, दूसरा मेलामाइन। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है प्लास्टिक के गुण। देखिए प्लास्टिक के कुछ गुण हैं। सबसे पहला गुण यह है कि प्लास्टिक किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता और यह सुरक्षित रहता है। इसी कारण से जो लैब होती है, केमिस्ट्री लैब या साइंस लैब, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स को हम प्लास्टिक के बर्तनों में ही स्टोर करते हैं, एसिड को छोड़ के, क्योंकि एसिड उसके साथ रिएक्शन कर देता है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसको हम प्लास्टिक के ही जार में रखते हैं, क्योंकि प्लास्टिक किसी से अभिक्रिया नहीं करता। इसके बाद इसका दूसरा गुण है, यह हल्का होता है, मजबूत भी होता है और यह लंबे समय तक चलता है। तीसरा है कि यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब विद्युत और ऊष्मा इसमें से पास नहीं हो सकती, ये इसका गुण है। इसके बाद प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है। देखिए प्लास्टिक बना था इसलिए कि वो हमारी लाइफ थोड़ी आसान कर सके, लेकिन यही अब इंसान की ज़िंदगी का नासूर भी बनता जा रहा है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी अच्छाई लगा लो, वो ये है कि यह अपने आप ख़त्म नहीं होता। प्लास्टिक जो है वो 500, 600, 1000 साल तक भी खुद ख़त्म नहीं होता। और ऐसे पदार्थ जो अपने आप ख़त्म नहीं होते उनको हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक को कहेंगे जैव निम्नीकरणीय। निम्नीकरणीय मतलब जो आप अपने आप ख़त्म हो जाए, थोड़े टाइम के बाद वो सड़ गल के जो सूक्ष्म जीव हैं उनको गला के ख़त्म कर दें। और दूसरे होते हैं ये जो प्लास्टिक है, जैव अनिम्नीकरणीय का अर्थ होता है कि ये अपने आप ख़त्म नहीं होते, अर्थात यह अपने आप गलता नहीं है, गल सड़ के ख़त्म नहीं होने वाली चीज़, इसीलिए यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। लेकिन इसका भी हमारे पास एक हल है, सॉल्यूशन है। अगर हम प्लास्टिक को अगर हमने टैकल करना है, प्लास्टिक से अगर बच के रहना है या फिर उसको हमारे पर्यावरण के ऊपर उसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने देना है, तो हमारे पास एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं 5R सिद्धांत।
5R सिद्धांत का क्या अर्थ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें प्लास्टिक को कम उपयोग करना चाहिए, कम उपयोग। दूसरा, अगर उपयोग करते हैं तो पुनः उपयोग करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार उपयोग किया और उसको फेंक दिया, हमें उसको रीयूज़ करना चाहिए, बार बार यूज़ करना चाहिए। तीसरा है पुनः चक्रित करें। अगर एक चीज़ की लाइफ ख़त्म होती है प्लास्टिक की, तो उस प्लास्टिक को दूसरी चीज़ में बदल दिया जाए, उसको कहते हैं पुनः चक्रण करना। फिर चौथा है पुनः प्राप्त करें। पुनः प्राप्त करें मतलब जैसे मान लो मेरे पास मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी और सब लोग ये कहते हैं कि बार बार अगर मैं उस बोतल को इस्तेमाल करूंगा तो उससे कैंसर होने का खतरा होता है। चलो ठीक है, मैं उसके अंदर पानी या कोई वस्तु डाल के नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं उसका पुनः प्राप्त कैसे कर सकता हूँ? मैं उस बोतल को काट के उसका गमला बना सकता हूँ, उसको डेकोरेशन में यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं पुनः प्राप्त करें। उसके बाद हमारा जो 5वां आर है वो है उपयोग ना करें, मतलब मना ही कर दें प्लास्टिक लेने से। जैसे मान लो आप बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में अपना खुद का जूट का बैग या कपड़े का बैग लेके जाइए और बोलिए कि मुझे प्लास्टिक की थैली नहीं चाहिए। तो ये 5R से हम प्लास्टिक के यूज़ को रोक सकते हैं। अंग्रेजी में इन 5 Rओं को कहते हैं, देखो सबसे पहला आर है, सभी जितने भी ये आर हैं ये आर से स्टार्ट होते हैं ये वर्ड। एक एक का मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का अर्थ है मना करना। रिफ्यूज़ का अर्थ है मना करना। आप अपना खुद का बैग लेके जाइए और पॉलीथीन या प्लास्टिक की वस्तुओं को ना कहिए कि मुझे नहीं चाहिए। दूसरा है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे शॉप पे चले गए, हमने कुछ चीज़ें ले ली, हमने बैग में डाल ली, लेकिन जो आप ये जो खाने पीने की जो चीज़ें लेते हैं वो तो प्लास्टिक के पैकेट में ही आती हैं, उनको तो हम मना कर ही नहीं सकते। तो हमारी दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम इस्तेमाल करें। रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करें। फिर है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है उसको दोबारा इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ ली प्लास्टिक की या उसको उसको हम दोबारा से इस्तेमाल करें ताकि वो हमारे डंप यार्ड में ना जाए। ठीक है। उसके बाद है हमारा रीपर्पज़। रीपर्पज़ मैंने अभी आपको बताया था कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने ली थी, उसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके बाद उसको आपने गमला बना दिया, उसके अंदर पौधे लगा दिए या डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर ली। फिर लास्ट है रिसाइकिल। रिसाइकिल में क्या आता है कि बोतल या जो भी चीज़ें प्लास्टिक की है उनको रिसाइकिल करके उनकी कुछ और चीज़ें बना दी जाती हैं। ये 5R का सिद्धांत है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम प्लास्टिक से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये जैव अनिर्वनीकरण जो वर्ड है, इसकी वजह से हमारे जो आसपास जितने भी हर शहर या गांव के आसपास डंप यार्ड होते हैं जहाँ पे कूड़ा करकट डाला जाता है, उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। वहाँ सब कुछ प्लास्टिक का नज़र आता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आसानी से गलता नहीं है, और इस ना गलने को ही हम कहते हैं जैव अनिर्वनीकरणीय। इसके बाद कुछ इस चैप्टर से कुछ ऐसे जरूरी तथ्य हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है, तथ्य है, वो ये है, सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जिसे पेट्रो रसायन कहते हैं उससे बनाए जाते हैं। जितने भी आपने संश्लेषित रेसे पढ़े हैं, जो हमने अभी बताया आपको, रेयोन है, नाइलॉन है, एक्रेलिक है, पॉलिएस्टर है, टेरिलीन है, ये कहीं ना कहीं पेट्रोलियम मूल का जो कच्चा माल होता है उससे बनाए जाते हैं, उनको हम पेट्रो रसायन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, मतलब प्लास्टिक को, एक प्लास्टिक की चीज़ को दूसरी चीज़ों में बदला जा सकता है, लेकिन यह प्लास्टिक कभी समाप्त नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि यह जैव अनिर्वनीकरणीय है। उसके बाद ये पॉइंट तो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर जो परत होती है जिसकी वजह से वो नॉन स्टिक के रहते हैं, वो टेफ्लॉन की परत होती है। ठीक है। ये एक छोटा सा फैक्ट है जो किसी एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो नाइलॉन वर्ड हमने पढ़ा था, नाइलॉन एक संश्लेषित रेशा है। नाइलॉन वर्ड NY प्लस LON से बना है, जिसमें NY का अर्थ होता है न्यूयॉर्क और LON का अर्थ होता है लंदन। इन दोनों जगह पर ही इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया नाइलॉन। ये बात शायद आप में से किसी को भी पहले पता भी नहीं होगी। अब ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पर हमारी कुछ एक्टिविटी के क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी है कि मेरे पास 3 अलग अलग प्रकार के
रेसे हैं या जो भी हैं उनके बारे में कुछ बताया हुआ है। आपने उन रेसों का नाम बताना है कि भाई जो ये ए रेसा है ये कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। इनके जो गुण हैं उनको पढ़ के सबसे पहले ए के बारे में पढ़ते हैं। एक रेसा जो संश्लेषित है मतलब मानव निर्मित है, इसे लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से तैयार किया जाता है। इसका आपने आंसर देना है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप बड़े आसानी से बता पाओगे कि इसका आंसर होता है रेयॉन। हमने बताया था रेयॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है और इसको लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से तैयार किया जाता है। दूसरा, एक प्राकृतिक रेशा जो सेल्यूलोज की बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज से बना होना किसका बताया था आपको? कॉटन या कपास। तीसरा, कृत्रिम सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? इसका आंसर भी है रेयॉन। ये भी आपको बताया था। चलिए दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। आपने नीना नाम की एक लड़की है, उसने एक स्वेटर खरीदी। उस स्वेटर पे लिखा था एक्रेलिक द्वारा निर्मित। यह स्वेटर बिल्कुल ऊन जैसी ही दिख रही थी। एक्रेलिक का वह कौन सा गुण है जिसकी वजह से इसको ऊन से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर आपने देना है। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, एक्रेलिक के सारे गुण ऊन से मिलते हैं, लेकिन ऊन से ज़्यादा इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो है ऊन से सस्ता है। इसका प्राइस ऊन से सस्ता है, इसलिए एक्रेलिक को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी एक्टिविटी है, दो लड़के हैं राम और श्याम। राम के पास जो टी शर्ट है उसके ऊपर सलवटें नहीं पड़ती है, वहीं श्याम के पास जो टी शर्ट है उसके ऊपर बहुत जल्दी सलवटें पड़ जाती हैं। आपको दिख रहा है इधर सिलवटें, इसके ऊपर कितनी सारी लाइनें आ रही हैं, ये बिल्कुल प्लेन साफ सुथरी नज़र आ रही है। तो राम वाली जो टी शर्ट है उसके ऊपर सिलवटें नहीं आती हैं और जो श्याम वाली टी शर्ट है उसके ऊपर सिलवटें आ जाती हैं। आपको बताना है कि राम की जो टी शर्ट है वो किस कपड़े से बनी है और श्याम की टी शर्ट किस कपड़े से बनी है। तो इसका आंसर भी पीछे पढ़ाया गया था, बड़ा सिंपल आंसर है। राम की जो शर्ट है वो पॉलीएस्टर से बनी है क्योंकि पॉलीएस्टर पर सिलवटें नहीं पड़ती, और श्याम की जो टी शर्ट है वो कॉटन की है, सूती कपड़े की है, इसीलिए उस पर सिलवटें पड़ती हैं। राम की टी शर्ट एक संश्लेषित रेशे से तैयार की गई है, वहीं श्याम की जो टी शर्ट है वो प्राकृतिक रेशे कॉटन से तैयार की गई है। उसके बाद हमारे पास चौथा क्रियाकलाप है। मोहन ने एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाला और एक प्लास्टिक के बाउल अर्थात प्याले में भी वही गर्म पानी डाला। उसने देखा कि बोतल पानी से पिचक गई है या खराब हो गई है, उसकी शेप बदल गई है, वो विकृत हो गई है, वहीं प्याले पर कोई असर नहीं हुआ। आपको बताना है कि दोनों के प्लास्टिक में था तो दोनों प्लास्टिक ही, दोनों के प्लास्टिक में अंतर क्या था? तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है, पीछे पढ़ाया था। बोतल थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई है, थर्मोप्लास्टिक की शेप बदल जाती है, वहीं जो प्याला है, जो बाउल है, जिसकी शेप नहीं बदली, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ था। ये हमारा चैप्टर विद एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसके अंदर कोई कमी लगी हो तो ज़रूर इसका फीडबैक दें। कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। सभी का धन्यवाद।